सो वेलकम टू आई साइंस। सो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे यहाँ तो लिखा है आपके थंबनेल में भी लिखा है फर्स्ट लेक्चर, लेकिन वैसे तो सेकेंड लेक्चर है। लेकिन फर्स्ट लेक्चर इस हिसाब से है कि फर्स्ट वीडियो जिससे 12th के हिसाब से, क्योंकि इसके पहले वाले को मैंने 00 नाम दिया था क्योंकि हम लोग ने थोड़ा 11th का रिवाइज किया था। तो आज हम लोग 12th का एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको नंबर 1 दिया है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आज का जो वीडियो है ना वो बेसिकली गॉस लॉ पे है। मेरे लास्ट वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां मैंने गॉस लॉ के बारे में स्टेटमेंट दिया था। वापस चाहिए तो हम वापस देख लेते स्टेटमेंट क्या था गॉस लॉ का। गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये था कि अगर एक सरफेस है, सपोज क्लोज सरफेस है जिसमें चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। अगर चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है तो जो टोटल फ्लक्स होगा ना, टोटल फ्लक्स, जिसको हम लोग इस तरह भी डिनोट करते हैं, इंटीग्रल E डॉट ds, तो गॉस ने बोला दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका 11th स्टैंडर्ड का है। मेरा ये बोलना है कि ये जो लॉ है 11th स्टैंडर्ड का है स्टेटमेंट गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस हो विच इज एनक्लोजिंग सपोज चार्ज Q, तो उसका जो टोटल फ्लक्स है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो टोटल फ्लक्स होगा जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं E डॉट ds, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जो गोल दिख रहा है ना, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करना है, वैसा। और गॉस ने बोला उसका जो फॉर्मूला है द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये चीज आज यूज होने वाली है 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि यहाँ पे 3 एप्लीकेशन, ये टॉपिक जो है ना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, यहाँ हम 3 एप्लीकेशन डिराइव करने वाले हैं। तो तीनों एप्लीकेशन में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया है क्योंकि हर बार यूज होगा। एक दूसरा प्रॉपर्टी या डेरिवेशन शुरू करने से पहले 1-2 चीज और मैं बताना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूअस है, ना कि क्वांटाइजेशन है, इट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उसमें एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद करिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्बडा था। उस लैम्बडा का हम लोग लिखते थे Q/L। मतलब क्या? अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर या वायर है तो उस पे अगर जो भी चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q, तो उसको हम लोग लिखते थे Q/L। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फिर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते थे सिग्मा से, ठीक है ना। और इसका कैसा था? इसका आप सरफेस लेते थे एरिया, तो इसको हम लोग लिखते थे Q/A एरिया। ये दो इधर यूज होने वाला है, इसलिए मैं तो एक बार जरा सोचा मैं रिवाइज कर दूं, ये यूज होगा। अच्छा, एक और चीज था, याद करिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, ये 3 सिंबल्स यूज हुए थे 11th स्टैंडर्ड में। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब गॉस अपना कूलम्स लॉ में यूज होता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये जो था ना, ये था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, इसको कई बार लोग K से भी डिनोट करते हैं, K से, K। और इस K को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये यूज होने वाला है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये 3 डेरिवेशन अभी जो आज करेंगे उसमें ये सब यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तो यूज होगा ही, साथ में ये सब भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, इतना हो गया रिवीजन के हिसाब से, जो लास्ट वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी इस समय जो चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ का 3 डेरिवेशन है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि गॉस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई हम लोग गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं? गॉस लॉ इसलिए पढ़ते हैं, गॉस ने अपने मेथड से, अपने लॉ से क्या कर दिया कि अगर आपको कोई भी चार्ज बॉडी, हाँ क्लोज होना चाहिए, वो शेप कैसा भी हो, चार्ज बॉडी का अगर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना है किसी पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है? गॉसियन सरफेस बनाने का। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस, याद रखिएगा।
एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाने का, उस पे ये गॉस लॉ अप्लाई करने का, और आप उस पॉइंट पे उस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। उसके इस लॉ ने बड़ा आसान कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना बिकॉज ऑफ अ चार्ज बॉडी एनक्लोज्ड बाय एन, मतलब कंप्लीट जो भी बॉडी होना चाहिए, मैंने जैसे ना क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसमें जो भी चार्ज एनक्लोज होगा उसकी वजह से। हम यहाँ 3 एग्जांपल्स या 3 डेरिवेशन देखने वाले हैं। पहला जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर का मतलब है अंदर खाली है, अंदर पूरा खाली है और चार्ज जो है उसके सरफेस के ऊपर है, चार्ज जो अंदर सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर की वजह से जो हॉलो है, हमको एक पर्टिकुलर कहेंगे एक पॉइंट ले लेने का, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये शेल है, फिर दूसरा हम देखेंगे एक वायर का देखेंगे और एक प्लेन शीट का देखेंगे। मैं पहले की बात करता हूँ शेल की। अब ये शेल में दो सपोज हम लोग को बोला है कि यहाँ पे पॉइंट P है, लेट्स टेक अ पॉइंट P ओवर हियर। इस शेल की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पहले मैं शेल के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करें, क्या बोलेंगे कि भाई आपका शेल है, यू हैव गॉट अ शेल, है ना, तो इट इज अ चार्ज शेल, टोटली चार्ज है, ठीक है। उसका फिर ये सरफेस है तो उसका बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी सिग्मा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं Q/A। सिग्मा कैन बी रिटन एज Q/A। अब A कैसे लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे भाई चलो अज्यूम करो कि भाई इसका जो रेडियस है ना, ये शेल का रेडियस वो कैपिटल R है। अब ये स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल का एरिया का फॉर्मूला सरफेस एरिया 4πr²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q/4πr²। ये सब लिखने का काम आएगा, बाद में यूज करेंगे। तो हम लोगों ने कंसीडर स्फेरिकल शेल, विल फुल्ली चार्ज शेल, स्फेरिकल शेल, और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सेंटर O है, कैन टेक द सेंटर एज O, इसका रेडियस R है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस इट इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। मैं अभी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप वापस देख लें तो दिस एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसमें स्फेरिकल शेल को रखा गया है। तो ये सब स्टार्टिंग का मेंशन किया जाता है जब आप डेरिवेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको इस पॉइंट पे, ये पॉइंट किधर है भाई, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ द शेल से, इट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, इट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, दिस इज r डिस्टेंस, छोटा r डिस्टेंस है, जहां पे हमको इस शेल की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना है। गॉस ने क्या बोला, गॉस ने बोला कि इमेजिनरी सरफेस बनाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कैसे बनाने का, जैसा बॉडी ना उसके हिसाब से, मतलब स्फेरिकल बॉडी है तो हम लोग स्फेरिकल बनाएंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो कि कॉन्सेंट्रिक होगा। व्हाट डू यू मीन कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर सेम होगा, हम लोग एक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं। सो ये इमेजिनरी है, मगर इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इमेजिन करेगा शायद एग्जैक्ट स्फीयर ना हो, लेकिन इस जैसे, इसका जैसा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कम है, ठीक है, अज्यूम कर लिया। तो ये आपका एक गॉसियन सरफेस हो गया इमेजिनरी, ये आपका स्फेरिकल है। अब इस जगह पे मुझे पता करना है इंटेंसिटी। हम लोग एक छोटा सा ना एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट, छोटा सा। अब इस एरिया एलिमेंट का एरिया सपोज ds है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके अभी हम जब एरिया की बात करेंगे तो वो हमेशा वेक्टर उसका कंसेप्ट, मतलब उसका एरिया का डायरेक्शन भी होगा। और ये भी मैंने बताया था कि एरिया जो होता है सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे जो आपका सरफेस है उसको परपेंडिकुलर, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया। सपोज एरिया ds है तो ds वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चार्ज बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी जिसका रेडियस r है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सब तरफ निकलेगी। और ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, हमने देखा था ना कल हम लोग ने लास्ट वीडियो में कि पॉजिटिव में से बाहर निकलते हैं, रेडियली बाहर निकले, रेडियल।
तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूँ आपको, अगर चाहिए तो विल शो द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है रेडियली बाहर, मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ से आप सपोज आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है E, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है E, मतलब सब तरफ से आ रही है। मैं तो 2-4 पॉइंट ही बता रहा हूँ, सब जगह से आप जितने पॉइंट्स आपको जितने लेने आप सब ले सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली बाहर आएगा बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज। ये लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। ओके, अब इस जगह पे जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, विल फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो छोटा सा एलिमेंट है। अब छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d phi। सो d phi कैन बी रिटन एज E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट आगे। अब यहाँ पे आपका जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर आप देखें तो E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे हैं। चलो मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, मैं पहले फाई का लिखता हूँ, टोटल फ्लक्स। अब देखिए जो टोटल फ्लक्स है, तो आपने छोटे एलिमेंट का बात किया, अब जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, वो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम लोग कंसीडर कर सकते हो। सिंस ये सिमेट्रिक सरफेस है, सिमेट्रिक बॉडी है, इसका मतलब हर जगह पे जो डी फाई होगा ना, हर जगह पे सेम होगा। आप इधर ले लीजिए, इधर कहीं भी ले लीजिए छोटा सा एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना ds, आप कहीं भी ले लीजिए, आपको सब जगह पे फ्लक्स सेम ही मिलेगा। तो हम सब ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड कर, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन से ऐड करेंगे, तो इंटीग्रल E डॉट ds है कि नहीं। अभी हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वहां पे हम लोग कॉस लिखते हैं, तो E ds कॉस थीटा। अब देखिए E और ds तो दोनों एक ही लाइन पे हैं, अगर E और ds दोनों एक ही लाइन पे हैं तो उनको तो पैरेलल जैसा समझा जाएगा ना, मतलब थीटा 0, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा आपका E ds cos 0। अब भाई cos 0 का वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा E ds into 1, तो phi is equal to इंटीग्रल E ds। अब इसमें से E को बाहर निकालिए, वो तो कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रल ds का करना है, ds एरिया का। अब ये जो एरिया, छोटे छोटे एरिया मतलब पूरा स्फीयर का आपको एरिया निकालना है ना, गॉसियन स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का नहीं, गॉसियन स्फीयर का। अगर हमको गॉसियन स्फीयर का एरिया निकालना है तो वो भी स्फीयर का ही फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन उसका आप r कैपिटल R नहीं लेंगे। अभी जब आप गॉसियन सरफेस की बात करें तो आप स्मॉल r लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। फ्लक्स निकाल दिया। अब आप बोलेंगे बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ क्या बोलेंगे भाई, जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स दैट इज तो q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इनटू 4 पाई r स्क्वायर। हमको E निकालना है, इसको नीचे ले आएंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू E, है कि नहीं। ये E का फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका जो Q है, अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, यू कैन राइट दिस एज सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू E। 4 पाई कट गया, है कि नहीं। क्या बचा E का फॉर्मूला, E is equal to sigma r square upon epsilon naught r square। इस तरीके से फॉर्मूला याद रखा जाता है। ये तो एक तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है याद रखने का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r from a hollow charge sphere of radius capital R is given by sigma r square upon epsilon naught r square। This is small r। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, स्मॉल r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिल गया। आई होप इस आपको समझ में आ गया होगा।
सिंपल डेरिवेशन। अभी इसमें एक दो केसेस उन्होंने ले लिया है, तो मैं भी जरा चल केस की बात कर लेता हूँ। केस 1। अब केस 1 क्या बोलता है कि आपका पॉइंट P है ना, अगर सपोज शेल पे आ गया, ये पॉइंट P इधर नहीं है, सपोज शेल के ऊपर ही है, मतलब क्या, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर आपका ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल पे हो गया, मतलब जो कैपिटल R है वही स्मॉल r हो गया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देने का। तो E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। आगे एक और तरीका हो सकता है कि कोई पूछेगा कि भाई सपोज ये पॉइंट P जो है सपोज शेल के अंदर है, मुझे शेल के अंदर पता चल करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो भाई शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सिग्मा 0 होगा, केस टू इनसाइड शेल। अगर अंदर शेल की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे अंदर तो चार्जेस है ही नहीं, चार्जेस तो सब बाहर है, तो सिग्मा 0 है, तो व्हाट विल बी इक्वल टू 0। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे फॉर्मूला खत्म होता है, ये दो केसेस है उसके, अगर कोई पूछे तो, नहीं तो यहाँ पे वैसे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू infinitely long charged straight wire। मैं चेंजेस कर रहा हूँ, देखिए आपको पता चलेगा, चेंजेस करूंगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कैसे बनता है ये चीज ना। वो चीज मैं वैसे ही रहने दूंगा, अभी इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, ये मैं रब करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को एक वायर लेना जो बहुत लंबा है। तो अब लंबा मतलब बहुत लंबा, तो ठीक है हम लोग बना लेंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो अभी जितना हम लोग बना सकते हैं बनाएंगे ना। ये आपका लंबा सा वायर है और चार्ज्ड है, चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मैं चाहूंगा कि आप लास्ट जो अभी डेरिवेशन के ना उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा काफी उन लोगों में सिमिलैरिटीज है। तो ये आपका लॉन्ग चार्ज वायर है, ये आप समझ लीजिए इसका एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है। तो ये अभी वायर का शेप तो भाई सिलेंडर होता है ना, वायर का शेप सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का रेडियस होगा इस सर्कल का। तो ये जो रेडियस है ना, ये सपोज कैपिटल आर है। जैसे हम लोग ने स्फीयर के लिए जो हॉलो शेल था कैसे कैपिटल आर लिया, वैसे ही सिलेंड्रिकल वायर का भी कैपिटल आर रेडियस है। अब देखिए क्या बोलेंगे, शेल चेंज हो जाएगा। मैं देखिए रब क्यों कर रहा होता है बताने के लिए कि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो यहाँ बोलेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है कि नहीं। अब ये लेंथ है, लेंथ, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इट इज लेंथ वाइज। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे तो हमारा जो सिग्मा नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा आएगा। ये है लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्योंकि लेंथ वाइज है ना, लेंथ वाइज इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। क्या बोलेंगे, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर whose radius is r, है ना, and its linear charge density is lambda. Placed जैसे placed in a dielectric medium K. So sorry epsilon, where epsilon is equal to K epsilon naught. ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है भाई, क्या करना है
भाई हम लोग को है ना एक पॉइंट पी है, इधर इधर एक पॉइंट पी है, इस चार्ज वायर की वजह से हमको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। अगर पता करनी है, अच्छा डिस्टेंस कितना है भाई, इधर से डिस्टेंस जो है ना सेंटर से, सेंटर को ये सेंटर इधर से ये जो डिस्टेंस है सपोज वो आर है, ध्यान रखिएगा सेम पहले जैसा ही आर लिया है। अब क्या करेंगे भाई, अब हम लोग को इसका एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, वो गॉसियन सरफेस जो पॉइंट पी से पास होता है कि नहीं। अब ये सिलेंडर है तो हमारा गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, सिलिंड्रिकल ही होगा, सिलिंड्रिकल, और इसको सिमेट्रिक होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, मतलब उसके लिए भी एक्सिस यही रहेगा। लेकिन एक सिलेंडर बनाएंगे तो देखिए मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, मैंने अलग कलर लिखा समझ नहीं, गॉसियन सरफेस है हमारा, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का सपोज लेंथ एल ले लेते हैं, है ना। अब मैंने सिलिंड्रिकल बनाया तो सिलिंड्रिकल में ये आर स्मॉल आर इसका रेडियस हो गया, और इसका हाइट, इसको हाइट बोल सकते हैं, हाइट एल स्मॉल एल। तो आई होप पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया। ब्लैक वाला ओरिजिनल है और ये जो ब्लू वाला है वो हमारा गॉसियन सरफेस है। जिस जगह पे आपको पता करना है उस जगह से आपको एक गॉसियन सरफेस बना देने का, उसके अराउंड गोल इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे लास्ट में किया था, लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे जिसका एरिया ds है। तो इस वायर की वजह से, और ये एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर होगा उसका एरिया वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन स्ट्रेट रहेगा, नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही रहेगा, ई वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। अब देखिए इसमें एक चीज समझना है, आपका जो टॉप और बॉटम है ना, जो सर्कुलर सरफेस है, वहां पे आपका फ्लक्स नहीं रहेगा इधर और इधर। आप पूछें क्यों, इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल है, और अगर आप बोलेंगे ये सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड टैंजेंशियल है, तो अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होएगा, cos 90 हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे को हम लोग बोलते हैं कैप्स, एंड कैप्स, उसको कवर कर देने का, वहां पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, और क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड सब टैंजेंशियल है। और अगर आप बोलेंगे इधर का फ्लक्स नहीं है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाता है। तो इसलिए ये और नीचे का कैप को बोला जाता है क्लोज किया गया, वहां से कुछ नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो फ्लक्स। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कर्व सरफेस, आपका जो कर्व सरफेस ना पूरे से पेन है, ये आपका कर्व सरफेस है सिलेंड्रिकल, तो ये सब चारों तरफ कर्व सरफेस है, इसमें से चारों तरफ में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग वही चीज करेंगे, डी फाई ई डॉट डी एस। देखिए मैं रख क्यों नहीं किया, बताने के लिए कि सेम है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, मैं चेंजेस से बता रहा हूँ। तो टोटल फाई विल बी ई डॉट डी एस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos 0, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो टोटल फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई डी एस, ई भाग, हाँ अब यहाँ से देखिए यहाँ चेंज होता है इस जगह पे। अभी लास्ट वाले में क्या था ना, लास्ट वाले में स्फीयर था, इस वाले में सिलेंडर है। अब आप जानते भी थे कि पूरे कर्व सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, सेम है। तो व्हाट विल द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर याद करिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, इट इज 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा E 2 पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस ये आर है, एच भी, एच की जगह पे हमने एल लिया हुआ है तो 2 पाई आर एल लेंगे। अब ये बोलेंगे बाय गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू इधर आएगा 2 पाई आर एल, है कि नहीं। अब E चाहिए तो इसको नीचे ले आओ, तो Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। ऐसे तो ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन एक और तरीके से लिखा जा सकता है लैम्बडा के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, लैम्बडा इनटू एल इज इक्वल टू Q। तो जो Q है उसकी जगह पे हम लैम्बडा एल लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन 2 पाई आर एल इनटू एप्सिलॉन नॉट, एल और एल कट गया, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, E का फॉर्मूला, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। This is the electric field at any point P
at a distance smaller from an infinitely long straight charged wire. ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर ये नेगेटिव होता ना, सपोज ये नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। वो तो हम लोग का लाइंस ऑफ फोर्स का एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। तो उन लोगों ने टेक्सचुअल में बोला अगर लैम्बडा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, अगर लैम्बडा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा। लैम्बडा नेगेटिव कब होगा? जब आपका चार्ज नेगेटिवली चार्ज होगा। तो वो चीज़ एक स्टेटमेंट दिया है, तो मैंने आपको चीज़ बता दिया। तो भाई दो डेरिवेशन क्या आपको अच्छा लगा होगा, है कि नहीं? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में आपने देखा होगा सिर्फ एरिया का फर्क है। स्फीयर में 4πr² था और इधर सिलेंडर में कर्व सरफेस था, तो कर्व सरफेस आपका 2πrh, बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके हिसाब से फॉर्मूला डिराइव होता था, इसमें कोई केसेस भी नहीं। स्फीयर में था केसेस, केस 1 केस 2, यहाँ पे कोई केसेस नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड वन, तीन डेरिवेशन है, हम लोग तीसरा डेरिवेशन जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज, इनफाइनाइट है, तो आई चेंज दिस वर्ड, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा इसमें अलग है, काफी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है, तो मैं पूरा रब करता हूँ ये वाला पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे शीट की, प्लेन शीट। ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है, तो चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ प्लेन शीट। ये चार्ज प्लेन शीट है, तो चार्ज मतलब दिखाना पड़ेगा, चार्ज पॉजिटिव। हम लोग जनरली पॉजिटिव, आप बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, अभी डेरिवेशन हम लोगों ने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट है। बड़ा सा इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ा है। एक पॉइंट पी पे पता करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ गॉसियन सरफेस बना ही देता हूँ। गॉसियन सरफेस बनाता हूँ। देखिए समझना आपको क्या है ये आपका चार्ज प्लेन शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसका सपोज ये आपका गॉसिया, ये आपका सपोज एरिया ए है, इसका एरिया नहीं दिया, लार्ज प्लेन शीट है, चार्ज क्यू है सपोज। तो इसमें हम लोग पहला चीज ये चीज लिखेंगे, फिर क्या बोलेंगे, इसमें एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है कि नहीं, सिग्मा, जिसका फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं Q अपॉन A, सिंपल। फिर वही है आपको परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन व्हिच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट। स्टार्टिंग का सब सेम है। अभी आपका प्लेन शीट है, हमारा ये पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट मेरा P है, जहाँ पे पता करना है कि इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस डिसाइड करते हैं। तो गॉसियन सरफेस देखिए कैसे लिया, प्लेन शीट में एक सिलेंडर लिया है जो अंदर से गया, इमेजिन करना ये टूटा नहीं है, ये फ्रंट है, तो ये सिलेंडर अंदर से गया, बीच में से ऐसा अंदर से घुस गया। जैसे आपका सपोज ये आपका प्लेन शीट है, तो यहाँ से आपका सिलेंडर जा रहा है और यहाँ से पीछे से निकल रहा है, तो वैसा है ये शेप, है ना। अब कैसा है, यहाँ से भी R है, ये आपका डिस्टेंस R है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये डिस्टेंस आपका R है, और ये पीछे साइड वाला डिस्टेंस भी R है, पीछे साइड भी R ही है सेंटर से। प्लेन में दोनों आगे पीछे दोनों साइड उसका डिस्टेंस R है। अब आप पूछेंगे सर दोनों साइड ऐसा क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा, आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, तो हमको दोनों लेना पड़ता है इसमें। ये चीज वहां नहीं थी, कहाँ, यहाँ वहां क्या थी, वहां तो पूरा गोल था, यहाँ पे पूरा गोल नहीं है, यहाँ पे दो एंड्स पे ही होगा। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा विद द एरिया ds, और यहाँ भी आपका ds एरिया है, और यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही आएगा।
ये आपको गॉसियन सरफेस समझना पड़ेगा, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ये थोड़ा सा अलग है। तो प्लेन शीट है, गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लिया है जो थ्रू एंड थ्रू पास हो रहा है, दोनों साइड आर आगे भी है पीछे भी है। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पॉइंट पी और सपोज एक पॉइंट पी डैश, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हमको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे टोटल फ्लक्स, तो हम बोलेंगे इंटीग्रल E डॉट ds फॉर P प्लस इंटीग्रल E डॉट ds फॉर P डैश, दोनों का टोटल होगा। अब E इंटीग्रल ds डॉट का तो हम लोग लिख सकते हैं ना, चाहिए तो मैं लिख देता हूँ डॉट का, डॉट इज cos 0, E ds cos 0, क्यों cos 0, डायरेक्शन सेम है cos 0 एट P प्लस इंटीग्रल E ds cos 0 एट P डैश, cos 0 1 हो गया, E बाहर, E इंटीग्रल ds एट P प्लस E इंटीग्रल ds एट P डैश। इंटीग्रल मतलब ऐसे छोटे छोटे एरिया पूरे प्लेट्स पे घूमेंगे ना, ये आपके सिलेंडर्स तो पूरे प्लेट में जाएंगे, हर एक प्लेट मतलब तो एक एंड है, ऐसा बहुत सारे प्लेट्स का रहेगा, पूरे थ्रू आउट आप जाएंगे और थ्रू आउट सिमेट्रिक है, और टोटल एरिया हमने कितना बोला, ए लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं E into A plus E into A, that is 2 times E into A, that is the flux। ये मुझे फ्लक्स मिला विद द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस। लेकिन what does Gauss law says, instead of this phi what can I write, we can write Q by Gauss law by Gauss law। इस phi की जगह लिखेंगे Q upon epsilon naught is equal to 2EA, है ना, तो 2A नीचे आ जाएगा, Q upon 2A epsilon naught is equal to E। अब क्या करने का, अब इसका टाइम आ गया सिग्मा, तो Q कैन बी रिटन एज सिग्मा ए। हर जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, याद रखना, पहले वाले में भी सिग्मा था, सिग्मा में लिखा, दूसरे वाले में लैम्डा था, लैम्डा में लिखा, तीसरे वाले में सिग्मा है, सिग्मा में लिख रहे हैं। तो EV को Q की जगह आएगा सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ए कट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज the electric field intensity due to a infinitely large plane sheet at a distance, at a point P distance, suppose R। लेकिन आप देखेंगे इधर R का कुछ है ही नहीं, doesn't depend on R, but that's fine, the sigma upon 2 epsilon naught। ये important इसलिए है क्योंकि ये वापस यूज होने वाला है थोड़े टाइम बाद मैं आपको रिकलेक्ट करवाऊंगा कि देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डेरिवेशन किया था, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो मैंने आपको अभी से बता दिया ये बात। इस तरीके से हमने 3 डेरिवेशन, बड़े इजी है। अगर मैं आपको समरी में समझाना चाहूँ तो क्या है, जो भी 3 में से दिया रहेगा, जैसे वापस एक बार रिकलेक्ट कर दे तो आपको इजी पड़ेगा। पहला वाला हमारा था स्फेरिकल शेल, तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर लिया, तो वहाँ पे एरिया जो है ना, ये आपका ds, वहाँ पे होगा 4 पाई r स्क्वायर। अंदर वाले शेल जो एक्चुअल शेल है उसका 4 पाई कैपिटल R था, और जो गॉसियन सरफेस है उसका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और सबका कंसेप्ट यही है, E ds फाई का, उसी को हम लोग, और हर एक में ds और E के बीच में cos 0 है तो 1 है, तो cos, तो डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हमको फॉर्मूला मिल जाता है। स्फीयर में वो था, वायर में क्या था, वायर सिलिंड्रिकल है, तो हमने उसका भी एक सिलिंड्रिकल ही लिया गॉसियन सरफेस, स्मॉल डिस्टेंस r। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज कोई पूछ सकता है कि भाई सर इधर नहीं होगा क्या, इधर सर इस तरफ जो है सरफेस को, यहाँ सब नहीं होता है, इस सरफेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टैंजेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इट इज ओनली अलोंग दिस, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इसमें से ऊपर और नीचे नहीं निकलेगा, ये जो कैप्स है ना वहीं से निकलेगा, ऊपर ये सरफेस पे नहीं निकलेगा, वहां पे फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज E और ये डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन विल परपेंडिकुलर, cos 90 0 हो जाएगा, तो वो फ्लक्स वहां पे नहीं रहेगा, इट विल बी ओनली अलोंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें आपका प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, चार्ज है तो सरफेस आएगा, तो सिग्मा आएगा, ये गॉसियन सरफेस लिया है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस की वजह से, तो दोनों तरफ का लेने का वो ऐड करने का, तो 2EA हो जाता है, और फिर गॉस लॉ अप्लाई किया, और फिर
जैसे आपका क्यू मिला तो क्यू को आप सिग्मा में रीसब्स्टिट्यूट मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला फाइनली याद है। अब देखिए सब सरफेसेस बड़े बड़े होते हैं ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो हम लोग उसको क्यू में कभी एक्सप्रेस नहीं कर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था तो उसको हम लोगों ने लैम्बडा में एक्सप्रेस किया, इनफाइनाइटली बिग शीट है तो उसको सिग्मा में एक्सप्रेस करने, क्योंकि फिर वो एरिया और लेंथ तो वो सब काम नहीं आएगा, क्यू में काम नहीं आएगा, वो सब लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है फॉर्मूला लिखने के लिए, इसलिए उसको इसमें एक्सप्रेस किया गया। तो ये 3 डेरिवेशंस थे जो आपके काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और इस पे एक आध सम भी है, तो चलिए हम वो एक आध सम भी देख लेते हैं। चलिए दो क्वेश्चन से ले रहा हूं मैं, इजी है। एक आपका स्फेरिकल शेल पे है और आपका दूसरा स्ट्रेट वायर पे, और एक प्लेन शीट पे, लेकिन प्लेन शीट का इतना इजी कि 2 लाइन में खत्म होता है, तो वो हम लोग वो आप कर लेंगे, सॉल्व ही होगी, ये भी सॉल्व ही है। स्फीयर का सम है, ठीक है, स्फीयर का सम है, स्फीयर, उसका रेडियस मतलब कैपिटल R 10 सेंटीमीटर विच यू कैन राइट एज 0.1 मीटर, उसका चार्ज Q जो है 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो पहला वाला जो बोला है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर विच इज 0.3 मीटर, इस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा है कि नहीं, Q/4πε0 r², ओके हम डिराइव किया है Q/4πε0 r²। तो Q का हम लोग का है 1 × 10⁻⁶ अपॉन 4 × 3.142 into ε0 r², नहीं तो 1/4πε0 का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, 1/4πε0 9 × 10⁹, Q का वैल्यू है 1 × 10⁻⁶ अपॉन स्मॉल r इज 0.32। आप लोग प्लीज समझिएगा, ये जो 1/4πε0 है ना, इसका डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं 9 × 10⁻11 स्टैंडर्ड में बताया मैंने आपको, Q का वैल्यू और ये r² का वैल्यू। तो इसका आप कट करेंगे तो देखो 0.09 आएगा, इससे कटेगा तो यू हैव 10⁵ और इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम लिख सकता है या फिर कोई वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता है, दोनों यूनिट चलता है। दूसरा पार्ट बोला है कि ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, आपका केस 1 ऑन द सरफेस, तो चेंजेस क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, Q/4πε0 स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा, तो ये 9 × 10⁹ तो वैसे ही रहेगा, Q का वैल्यू भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा। अभी आपका कैपिटल R है 0.1² फिर 0.01 हो जाएगा, इसे जाएगा तो 9 × 10⁵, वापस वही मैंने बोला, यू कैन राइट न्यूटन पर कूलम और यू कैन राइट वोल्ट पर मीटर। एंड द थर्ड वन, अब यहाँ देखिए डिस्टेंस r दिया है, वापस r ही दिया 5 सेंटीमीटर, मतलब मजेदार बात यह है कि इट इज लेस देन कैपिटल R, मतलब शेल का जो रेडियस है उससे कम है डिस्टेंस, मतलब इनसाइड द शेल। केस नंबर 2 इस डेरिवेशन में केस 2 अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं होता है। इनसाइड द शेल, इनसाइड द स्फीयर देयर आर नो चार्जेस, स्फीयर्स आर ओनली ऑन द सरफेस, तो चार्जेस आर ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अंदर नहीं होता, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ये आपका केस 1 है, केस 2 और ये एक्चुअल फार्मूला जो डिराइव हुआ है, तो ये पूरा पूछ लिया हम लोगों ने। अब यहाँ जाइए, the length of a straight thin wire is 2 मीटर, मतलब आपको स्मॉल लेंथ का दिया हुआ है 2 मीटर का, it is uniformly charged with a positive charge Q 3 microcoulomb 3 × 10⁻⁶ coulomb। Calculate first one, charge density मतलब lambda, and lambda is equal to what, Q/L, so it is 3 × 10⁻⁶ upon 2, which is 1.5 × 10⁻⁶ coulomb per meter। दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है r 1.5 सेंटीमीटर की मीटर, एक मिनट, आई थिंक इट इज मीटर, जस्ट क्रॉस चेक, हाँ मीटर है, वेरी सॉरी, 1.5 मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव किया हुआ है, क्या डिराइव किया हुआ है, लैम्बडा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो लैम्डा का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 3.142 सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वैसे देते एग्जाम में, तो हम लोग लिख लेते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वो लोग आपको एग्जाम में देंगे, और आर इज 1.5। तो ये 1.5 कट किया, सॉल्व करना पड़ेगा, बिना लॉग टेबल तो होगा नहीं, तो मैं आपको आंसर बताऊं 1.798 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर। तो देखिए पहला वाला लैम्डा में तो कुछ था ही नहीं, क्यू बाई एल, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है वो है, सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम एप्सिलॉन नॉट का आया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देते हैं। 8.85 इंटू 10⁻12 उसका वैल्यू है, बोर्ड एग्जाम में देंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो सिंपल सम था। तीसरा प्लेन शीट का है, वो भी बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट जो सिग्मा अपॉन हम लोग का डिराइव किया था हम लोगों ने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया प्लेन शीट का, सेम सीधा वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, वैसा है। तो आप देख लीजिएगा, इजी है। तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक गॉस का जो एप्लीकेशन है वो किया है। तो ये एप्लीकेशन हो गया। अभी इसका जैसे मैंने बोला कि प्लेन शीट वाला एप्लीकेशन आगे कहीं ये यूज होने वाला है, तब देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सके आपके समझ में, उसके हिसाब से मैं बनाऊं। कोशिश मैंने इधर भी किया आपको समझ, जैसे मैंने डेरिवेशन जब लिखा तो मैंने कोशिश किया कि पहला लिखने के बाद दूसरा उसी के ऊपर रब करके क्यों लिखूं, बताने के लिए कि सेम है। तीसरा भी काफ़ी सेम था, मगर थोड़ा सा उसमें अलग था, वो गॉसियन सरफेस का थोड़ा सा अलग था, तो उसमें से अप्रोच अलग थी। लेकिन तीनों का जो बेसिक जो मेन फंडा है तीनों का सेम ही था, है ना। फ्लक्स निकालो, गॉस लॉ अप्लाई करो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। उसके बेस पे दो सम्स था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी हम लोग अच्छी तरह करेंगे, आसानी से करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।